हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं मयंक द्विवेदी फिर से मौजूद हूँ आप लोग के समक्ष एक नया टॉपिक लेके, जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इसके बारे में आप सब फेमिलियर हैं, आप सब जानते हैं, आपने इसका नाम सुना है, इसको रियल लाइफ में देखा भी है। तो चलिए आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, उसके क्या यूज़ होते हैं, कैसे वो काम करता है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे उनसे हम निपट सकते हैं। इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि व्हाट इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप is basically a energy conversion device which convert mechanical energy into hydraulic energy by using electrical energy as a input। तो ये एक वो टर्बो मशीन है, वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करती है और ऑपरेट करती है। तो जैसे कि आप इसके नाम से देख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का मतलब होता है कि जो भी एनर्जी कन्वर्जन होता है, जो भी ये मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ये बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। जो फ्लूइड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है उसकी वजह से होता है। तो अब जैसे हम बात करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच पुल्स एनीबॉडी आउटसाइड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी भी चीज़ को उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर की ओर जो फोर्स खींचता है, हम उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए आप बकेट में पानी डालकर हाथ से उसे घुमाएंगे तो आप ये पाएंगे कि पानी बाहर की ओर आना चाह रहा है। सो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वही वो फोर्स है जो रोटेशन की वजह से पैदा होता है और चीज़ों को उसके एक्सिस से बाहर की ओर खींचना चाहता है। तो जैसा कि यहाँ पे हम इसके डेफिनेशन में देख सकते हैं कि इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी इज आल्सो नोन एज अ प्रेशर एनर्जी। तो हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में बाय द वर्च्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वर्टेक्स। ठीक है, ये नया शब्द आया है, फोर्स वर्टेक्स। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स वर्टेक्स नाम का ये शब्द हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब आपको बताना चाहूँगा मैं कि फोर्स वर्टेक्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई फ्लूइड है, अगर उसमें कुछ मास है और उसे कुछ एक्सटर्नल टॉर्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होता है, उसमें प्रेशर हेड में राइज देखा जाता है कि उसका प्रेशर हेड बढ़ जाता है, उसमें कुछ राइज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी फ्लूइड है उसको हम एक्सटर्नल टॉर्क देते हैं। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर फ्लूइड में मास है और उसे हम एक्सटर्नल टॉर्क दे रहे हैं तो उस पर क्या होगा, प्रेशर राइज देखा जा सकता है। दैट इज नोन एज वोर्टेक्स फ्लो। ठीक है, अब कॉमन इसके कुछ यूज़ हम देखेंगे तो इसको हम घरेलू इस्तेमाल में इस्तेमाल करते हैं। फॉर यूजुअली हम टंकी तक पानी पहुंचाने के लिए सम्प लेवल से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सीवेज में इसका इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम कंपनीज में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, हर जगह इसका यूज़ होता है फॉर पंपिंग ऑफ द फ्लूइड टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके प्रिंसिपल में वही चीज़ लिखी हुई है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वर्टेक्स फ्लो, विच मीन्स व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ अ फ्लूइड इज रोटेटेड बाय एक्सटर्नल टॉर्क, अ राइज इन प्रेशर हेड टेक्स प्लेस। ठीक है, और इस पे ये लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी अकर बाय द वर्च्यू ऑफ टू मेन पार्ट्स ऑफ द पंप, इम्पेलर एंड केसिंग। ठीक है, ये जो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, जो सारा का सारा ये एनर्जी कन्वर्जन का खेल यहाँ पे होता है इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये दो मेन पार्ट्स, याद रखिएगा, दो मेन पार्ट्स ऑफ द पंप की वजह से होता है, जो होते हैं इम्पेलर और केसिंग। इन दोनों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इम्पेलर क्या करता है कि इम्पेलर कन्वर्ट्स ड्राइवर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो ड्राइवर एनर्जी हमारे पास आ रही है उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर सेकंड पार्ट में डिफ्यूजर उस एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फाइनली हमें ड्राइवर एनर्जी से मिलती है प्रेशर एनर्जी, इंटरमीडिएट होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ड्राइवर टू काइनेटिक एंड देन काइनेटिक टू प्रेशर, ये हमारा कन्वर्जन इस पे होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। मेजरली हमारे पास यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में, वो यहाँ पे आप मेंशन करके देख सकते हैं कि एम्पेलर होता है, केसिंग होता है, सक्शन पाइप होता है, फुट वॉल्व और स्ट्रेनर होता है और डिलीवरी पाइप होता है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। मैं अभी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आपको बताता हूँ कि इम्पेलर बेसिकली रोटेटिंग पार्ट ऑफ द एलिमेंट होता है, ऑफ द पंप होता है, जो रोटेशन करता है, जिसकी वजह से ही ये एनर्जी कन्वर्जन होता है। केसिंग जिसके अंदर ये मतलब इन्वॉल्व होता है, हमारा इम्पेलर लगा होता है, और केसिंग ही वो चीज़ है जिसके थ्रू एनर्जी कन्वर्जन
डिसाइड होता है कि कैसे होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होगा, इनलार्जमेंट कहाँ पे होगा, तो प्रेशर कहाँ पे घटेगा, वॉल्यूम कहाँ पे बढ़ेगा, वॉल्यूम कहाँ पे घटेगा, प्रेशर कहाँ पे बढ़ेगा। ये हमारे शेप ऑफ केसिंग पे डिसाइड करता है, और यहाँ पे इसलिए हम वॉल्यूट केसिंग का इस्तेमाल करते हैं। सक्शन पाइप एक्चुअली क्या होता है कि सम्प लेवल जहाँ पे पानी है और जहाँ से पानी हमें लाना है इम्पेलर तक, उसका काम करता है। फुट वॉल्व और स्ट्रेनर यूजुअली जहाँ पे हम पानी, जहाँ से हम रिसीव करते हैं, सक्शन पाइप जहाँ से पानी को सक करना शुरू करता है, वहाँ पे सॉलिड इम्प्योरिटीज को रोकने के लिए एक छन्ना आप कह सकते हैं, एक स्ट्रेनर लगाया जाता है, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज को आने में रोकता है ताकि वो पंप को नुकसान ना पहुंचा सके, उसे हार्म ना कर सके। डिलीवरी पाइप यूजुअली वो पाइप होता है जो हमारे इम्पेलर के बाद देखा जाता है डिलीवरी सेक्शन में, यानी कि जो वाटर का प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वेलोसिटी कम हो गई, तो वो डिलीवरी पाइप के थ्रू ही वो डेस्टिनेशन पे पाया जाता है। तो ये इनके रोल होते हैं बेसिकली। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। ये यहाँ पे आप एक बेसिक डायग्राम देख सकते हैं छोटा सा। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया इम्पेलर, ये है जो रोटेटिंग पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये इम्पेलर है। उसके बाद बीच में जो आपको सक्शन आई दिख रही है, इसका मतलब होता है कि जब वाटर सक्शन पाइप के थ्रू अंदर जाता है तो सबसे पहले आई में जाता है, फिर आई से होते हुए वेन्स से एनर्जी लेके रोटेट होता हुआ फिर वो इम्पेलर में जाके केसिंग में जाता है। दीज आर द वेन्स। वेन्स जो होते हैं हमारे कर्व्ड होते हैं शेप में, और ये इम्पेलर के अंदर लगे होते हैं। और डिस्चार्ज का मतलब है कि यहाँ से जब पानी प्रेशर जब उसका हाई हो जाता है तो यहाँ से वो अपने डेस्टिनेशन की ओर मूव करता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि रोटेटिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इम्पेलर एंड शाफ्ट आर बेसिकली द रोटेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इम्पेलर क्या होता है? तो इम्पेलर इज द मेन रोटेटिंग पार्ट दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन टू द फ्लूइड। अब इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन देता है फ्लूइड को, क्योंकि इम्पेलर रोटेट करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी एग्जांपल देके बकेट और वाटर का, तो जब वाटर है और जब वो रोटेशन में आएगा तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा जो उसे एक्सिस से बाहर की ओर खींचेगा, यानी कि ऊपर की ओर ढकेलता है। तो ये इस इम्पेलर का वर्क होता है। इट बेसिकली द रोटेटिंग एलिमेंट ऑफ द पंप। शाफ्ट की बात मैं करूंगा तो इट्स पर्पस इज टू ट्रांसमिट द टॉर्क इनकाउंटर्ड व्हेन स्टार्टिंग द एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, सपोर्ट्स द इम्पेलर एंड अदर रोटेटिंग पार्ट। ठीक है, तो शाफ्ट का क्या काम होता है? वो ट्रांसमिट करता है टॉर्क को स्टार्टिंग से लेके पूरे ऑपरेशन तक, और ये इम्पेलर के साथ साथ अदर पार्ट्स को भी जो है वो ये सपोर्ट करता है। और उसके बाद आते हैं स्टेशनरी कंपोनेंट। स्टेशनरी कंपोनेंट मतलब ये मूवेबल नहीं होते हैं, ये निश्चित होते हैं। उसमें हम पहले बात करते हैं केसिंग की। तो मेन पर्पस मतलब केसिंग इज टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केसिंग का काम क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदलता है। केसिंग यूजुअली हम तीन टाइप की देखी जाती है। चर्चा करते हैं ब्रॉड लेवल पे। तो केसिंग जो होती है तीन प्रकार की होती है। तो वॉल्यूट केसिंग होती है, वोर्टेक्स केसिंग होती है, और सर्कुलर केसिंग होती है। यूजुअली हम वोर्टेक्स केसिंग का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी हमने वोर्टेक्स केसिंग का इस्तेमाल किया है। तो हायर हेड के लिए एडी करंट फॉर्म होते हैं, वहाँ पे वॉल्यूट केसिंग का इस्तेमाल होता है। वोर्टेक्स केसिंग का इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमें एडी करंट को रिड्यूस करना होता है। और सर्कुलर केसिंग का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पे लोअर हेड होते हैं। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वोर्टेक्स केसिंग मीडियम हेड के लिए, सर्कुलर केसिंग जो होती है लोअर हेड के लिए, और वॉल्यूट केसिंग जो होती है हम हायर हेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम पंप का इस्तेमाल ज़्यादातर हायर हेड के लिए करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे वॉल्यूट केसिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होती है वॉल्यूट के बारे में हम बात करते हैं। तो वॉल्यूट इज अ कर्व्ड फनल इंक्रीजिंग इन एरिया ऑफ द डिस्चार्ज पोर्ट। ठीक है, कर्व्ड फनल होता है जिसका एरिया बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, एरिया बढ़ा हुआ क्यों होता है? जैसे कि आपने नोजल समझा, नोजल का एरिया रिड्यूस होता है ताकि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर कम होता है। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, हमें पानी को सिर्फ उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है, उसमें वेलोसिटी का यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि जब वो पानी का प्रेशर हाई हो जाए, वेलोसिटी वहाँ पे कम हो जाए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर हाई होगा तभी वो राइज करेगा प्रेशर, और ऊपर जाके डिलीवर करेगा। ओके, तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया को यहाँ पे इसलिए बढ़ाते हैं ताकि हमारा प्रेशर बढ़ जाए और हमारी वेलोसिटी कम हो जाए। तो एज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, द वॉल्यूट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द लिक्विड एंड इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे इनलेट लिखा हुआ है। इनलेट मतलब यहाँ से वाटर अंदर आई पे जाता है, आई के थ्रू होते हुए वह वेन से होता हुआ इम्पेलर में आता है। तो यहाँ पे रोटेशन महसूस करता है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट पे रोटेशन महसूस करने की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है वो इस वाटर को ऊपर की ओर जाने के लिए मजबूर करता है, और पानी आउटलेट से होता हुआ डिलीवरी में चला जाता है। ठीक है, तो ये देख लेंगे आप, लिक्विड फोर्स्ड इनटू द इम्पेलर। सबसे पहले क्या होता है, लिक्विड को इम्पेलर पे फोर्स किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वेन्स पास काइनेटिक एनर्जी टू द लिक्विड। वेन्स जो होती है वो लिक्विड पे काइनेटिक एनर्जी को छोड़ती हैं। लिक्विड रोटेट करता है और फिर इम्पेलर को लीव करता है।
वॉल्यूट केसिंग कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में। तो बेसिकली ये दो पार्ट में काम हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि वेन्स में जब आया वाटर कॉन्टैक्ट में तो उसने काइनेटिक एनर्जी पास किया और लिक्विड रोटेट करना शुरू कर दिया और इम्पेलर को छोड़ा। जब इम्पेलर को छोड़ के वो केसिंग में गया तो केसिंग ने क्या किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी को उसकी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इट कंसिस्ट ऑफ एन इम्पेलर रोटेटिंग विद अ केसिंग। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ एन इम्पेलर रोटेटिंग विद इन अ केसिंग। तो इसमें एक इम्पेलर लगा हुआ है जो केसिंग के अंदर रोटेट करता है। अब क्या होता है कि लिक्विड जब अंदर जाता है, रोटेटिंग इम्पेलर इज पिक्ड बाय द इम्पेलर्स वेन एंड एक्सेलरेटेड टू हाई वेलोसिटी बाय द रोटेशन ऑफ द इम्पेलर एंड डिस्चार्ज बाय द सेंट्रीफ्यूगल इनटू द केसिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया सरल भाषा में इसको समझते हैं। क्या होता है जब लिक्विड अंदर जाता है, जब उसे लिक्विड को अंदर भेजा जाता है थ्रू द आई बाय द सक्शन पाइप, तो लिक्विड सक्शन आई से होता हुआ वेन्स से टकराता है। वेन से टकरा के उससे काइनेटिक एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो रोटेट करना शुरू करता है। और रोटेट करके जब वो इम्पेलर को लीव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर में कन्वर्ट होती है और वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है बाय द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के हेड्स होते हैं। हेड्स मतलब होता है कि लेवल जो होता है जहां तक हमें उसको भेजना होता है, मतलब एक एक रेफरेंस मान के सकते हैं, एक डेस्टिनेशन मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैनोमेट्रिक हेड का इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। ठीक है, तो हेड के बारे में मैं आपको इस फिगर से समझाना चाहूँगा। 3 टाइप के हेड होते हैं एक्चुअली, सक्शन हेड, डिलीवरी हेड और स्टैटिक हेड। और एक होता है हमारा मैनोमेट्रिक हेड, उसे हम एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। यूजुअली हम 3 टाइप के हेड का ही बात करते हैं। मैनोमेट्रिक हेड तो एक्चुअली वो हेड होता है कि जिसके अगेंस्ट हमें पानी को पहुँचाना होता है, वो एक्चुअली हमारी डेस्टिनेशन होती है। ठीक है, तो इस फिगर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक्चुअली आपको डेफिनेशन से बताऊँगा मैं पहले, उसके बाद तो फिगर से आप पहले देखिए, फिर आपको मैं डेस्टिनेशन से बताऊँगा डेफिनेशन के थ्रू कि हेड एक्चुअली होते क्या है। ओके, तो हम इस फिगर से देखने की कोशिश करते हैं। एक बेसिकली लेआउट है एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि आई जो होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, उस आई से मैंने इसको क्रॉस सेक्शन को काटा हुआ है 2 पार्ट में। तो देखिए आई से लेकर के नीचे जो जहाँ पे पानी है वहां तक के लेवल का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द लेवल ऑफ द वाटर टू द आई ऑफ द इम्पेलर, वो हमारा होता है स्टैटिक हेड, सॉरी सक्शन हेड। सक्शन हेड कहते हैं इसे। अब सक्शन हेड का मतलब होता है कि जहां से पानी आता है आई तक, और उसके बाद आई से लेकर के जो डिलीवरी पाइप जहां पे हमें पानी को वाटर को डिलीवर करना है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं डिलीवरी हेड। तो आप इसको वर्ड से ही समझ सकते हो कि सक्शन हेड का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा जो डेट्यूम है, जो हमारा रेफरेंस जोन है, उससे लेकर के पानी जहाँ तक आएगा आई में, वो डिस्टेंस होती है हमारी सक्शन हेड। और आई से लेके फिर जहाँ तक पानी जाएगा वो डिस्टेंस होती है हमारी डिलीवरी हेड। इन दोनों हेड्स को जब हम काउंट कर लेते हैं, दैट इज सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, तो वो हमारा हो जाता है स्टैटिक हेड। और चौथा जो हमारा होता है मैनोमेट्रिक हेड, उसका मतलब होता है कि जहां तक अगेंस्ट जिस हेड के अगेंस्ट हमें काम करना है, जहां तक हमें पानी को पहुंचाना है, उसे हम कहते हैं मैनोमेट्रिक हेड। तो एक बार डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा। सेक्शन हेड होता है वर्टिकल हाइट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द पंप अबाउट द वाटर सरफेस टू द पंप फ्रॉम विच द वाटर इज लिफ्टेड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां से पानी उठाना है और सेंटर लाइन ऑफ द पंप तक पानी जो जाएगा वो हमारा सक्शन हेड है। डिलीवरी हेड सेम कह सकते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द पंप एंड द वाटर सरफेस इन द टैंक टू द वाटर विच इज डिलीवर्ड। तो जो हमारा सेंटर लाइन होता है वहां से लेके जहां तक हमें पानी को भेजना होता है उस हेड को हम कहते हैं डिलीवरी हेड। स्टैटिक हेड दोनों का जो सम होता है, सम ऑफ द सक्शन हेड एंड द डिलीवरी हेड। मैनोमेट्रिक हेड की हम बात करेंगे तो द हेड अगेंस्ट विच अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज टू वर्क। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप को किस हेड तक काम करना है, किस हेड के अगेंस्ट पूरा काम करना है, उस हेड को हम कहते हैं मैनोमेट्रिक हेड। तो ये हमारे बेसिकली जो होते हैं हेड के टाइप्स होते हैं। चलिए अब इसके लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम। लास्ट टॉपिक अब इसका हम देखेंगे कैविटेशन। वैसे तो टॉपिक्स इसमें और भी हैं, पर जितना हमें कवर करना है एज पर द सिलेबस और एज पर द नॉलेज जितना हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो इतनी होती है। चलिए इस पर हम अब बात कर लेते हैं कि कैविटेशन क्या होती है। तो कैविटेशन देखिए एक फेनोमेना है, ये एक प्रकार का लॉस है, एक प्रकार का हार्म है जो कि पंप में होता है। एक्चुअली इसके तहत क्या होता है कि हर जो भी फ्लूइड फ्लो करता है उसका एक प्रेशर होता है, उसका एक वेपर प्रेशर होता है। तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके क्या होता है जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो होता है बहुत तेज़ी से गिरना शुरू कर देता है फ्लूइड का, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे बबल्स फॉर्म कर जाते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि वेपर प्रेशर जब लो प्रेशर जोन में जाता है हमारा फ्लूइड, तो उसका प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो उस पॉइंट पे आके क्या होता है कि बबल्स बनना शुरू कर देते हैं जो बार बार बन के कोलैप्स होते हैं, फूटते हैं, जिसकी वजह से एक पिटिंग एक्शन होता है, एक नॉइज, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और जो कि लॉस करता है, डैमेज देता है हमारे प्रोडक्ट को, हमारे मटेरियल को डैमेज देता है। तो ये होता है कैविटेशन। कैविटेशन एक प्रॉब्लम है जो पंप में अक्सर देखी जाती है।
और जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है, इट इज अ फेनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल वेयर द प्रेशर फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। कोलेप्सिंग ऑफ वेपर बबल कॉजेज हाई प्रेशर रिजल्ट इन पिटिंग एक्शन ऑफ द मेटेलिक सरफेस। तो जब वो बन के फूटते हैं बबल्स, तो बहुत ज़्यादा एक पिटिंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट करते हैं जो इरोजन करता है, नॉइस करता है, वाइब्रेशन पैदा करता है। तो ये आप डायग्राम पे देख सकते हैं कि ऐसा होता है कुछ, जब हाई प्रेशर जोन बनते हैं तो ये ऐसा कुछ ये डैमेज कर देता है हमारे मटेरियल को। तो ये यूजुअली डिसएडवांटेज होती है एक पंप की, इसे हम कैविटेशन कहते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि मेटालिक सरफेस डैमेज हो जाती है, कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती है, पंप की एफिशिएंसी को कम करता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा पंप लेस एफिशिएंट हो जाता है, अनवांटेड नॉइस क्रिएट करता है, तो वाइब्रेशन और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। ओके, तो कैविटेशन को कम करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या कर सकते हैं हम। तो कैविटेशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटी कैविटेशन मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम पंप जिस मटेरियल का बना रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम ऐसे मटेरियल का पंप बनाएं जो कैविटेशन रेजिस्टेंस हो, जिसमें कैविटेशन की मात्रा ना हो। और या तो हम एक इसमें प्रिकॉशन और ये कर सकते हैं कि हम वाटर जो भी फ्लूइड हम फ्लो करा रहे हैं, उसका लेवल, उसका प्रेशर हम डाउन ना होने दें लगातार। हम कोशिश करें कि उसके प्रेशर को हम मेंटेन करके ले चले, ताकि उसमें कैविटेशन की प्रॉब्लम ना आए। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी कुछ क्वेरी है, तो आप ज़रूर इस पे कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं आपका आंसर दूंगा। और इसी के साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, और अगले टॉपिक के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे। और आप सभी को मेरा नमस्कार, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।